Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में हो हंसाए। सिंपल है छोटे कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर SP शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रही हैं लालिमा अनीजा डैंग। Thank you, Sonu. Yes, we begin with the headlines. Sensex climbs 159 points. Nifty gains 57 points. Rupee appreciates 11 paise. Electronics and IT Minister Ravi Shankar Prasad says the target for common services centers to reach 2.5 lakh panchayats across the country. And Brent crude futures trade below $60 a barrel. सेंसेक्स 159 अंक बढ़ा, निफ्टी में 57 अंकों की तेजी आई, रुपया 11 पैसे मजबूत हुआ। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सामान्य सेवा केंद्रों का लक्ष्य देश भर के 2.5 लाख पंचायतों तक पहुंचना है और ब्रेंट कच्चे तेल का वायदा मूल्य $60 प्रति बैरल के नीचे आया। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। शेयर बाजारों में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.5% की तेजी से 159 अंक बढ़कर 35,513 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.5% की ही बढ़त से 57 अंक ऊपर 10,686 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो BSE मिड कैप सूचकांक 0.3% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.4% की तेजी दर्ज हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange rose 159 points or 0.5% to close at 35,513 today. The Nifty at the National Stock Exchange added 57 points at 0.5% to 10,686. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index gained 0.3% and the Small Cap Index climbed 0.4%. Market breadth on the BSE was negative. Among sectoral indices on the BSE, the IT index climbed 1.7%, the tech index advanced 1.4%, the oil and gas index rose 0.9%, power index added 0.6%, realty index moved up 0.5%, and the capital goods index gained 0.4%. But the healthcare index lost 0.9%, the metal index slipped 0.8%, and the telecom index dropped 0.7%. Among the Sensex stocks, Reliance rose 1.6%, IndusInd Bank and Maruti Suzuki climbed 1.3% each, SBI added 1.2% and HDFC gained 1.1%. But Hero MotoCorp declined 3.1%, Yes Bank lost 2.6%, Bajaj Auto and Bharti Airtel dropped 2% each and Tata Steel slipped 1.7%. Among IT shares, Infosys and HCL Tech advanced 2.5% each and TCS climbed 2.3%. Wipro fell 2.2%. Emphasis slipped 0.9%. Hexaware shed 0.6% and Mindtree declined 1.4%.
4%. और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 11 पैसे मजबूत हुआ और $1 की कीमत 70 रुपए 76 पैसे दर्ज हुई. क्या कहेंगे आप डॉक्टर शर्मा, जो आज हमने देखा है एक उछाल बाजार में 3 दिनों की लगातार गिरावट के बाद, अगर हम नवंबर महीने को देखें तो 3% के करीब तेजी दर्ज कर चुके हैं सेंसेक्स और निफ्टी. अभी क्या लगता है आपको अंडरलाइंग धारणा बाजार की, और कौन से फैक्टर्स आपको लगता है इंपॉर्टेंट है अभी जो आगे भी बाजार को प्रभावित करेंगे? देखिए, मार्केट्स इस टाइम पे कंसोलिडेशन मोड में है. शुरू में अगर हम नवंबर की बात करते हैं या फिर हम पूरे साल की बात करें कि जो 11 महीनों में जो ट्रेंड रहा है, शुरू में थोड़ी वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट्स एकदम से शार्पली अप गई थी और मार्केट्स ने न्यू हाई बनाने शुरू किए. हर एक हफ्ते में या महीने में मार्केट्स नए नए हाई बना रही थी. उसके बाद फिर एक शार्प डिक्लाइन आया. कुल मिलाके जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है बहुत ही डायनामिक है. बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, खासकर इस साल में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई हैं उनके साथ वॉलेटिलिटी बढ़ी है. तो अब क्या है, मार्केट्स जो एक शार्प करेक्शन आई थी जिसमें मार्केट्स करीबन कोई 10,000 के आसपास आ गया था निफ्टी, तो वापस एक रिकवरी के मूड में एक पॉजिटिव बायस के साथ मार्केट्स कंसोलिडेट कर रही हैं. और ये जो ट्रेंड है आने वाले कुछ हफ्तों में जारी रहेगा. कुछ हल्के फुल्के करेक्शंस आएंगे और मार्केट्स कंसोलिडेट करेंगी, लेकिन जो मूड है वो पॉजिटिव रहेगा. क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं, अगर हम अपने मैक्रो इकोनॉमी की बात करें, जो पीछे के 15 दिनों में जो हमने देखा है, जो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड है वो बहुत ही पॉजिटिव है. इन्फ्लेशन कंट्रोल में है. रूपी, जैसे आपने बताया कि स्टेबलाइज हो रहा है. पहले एक धारणा बनी थी कि रूपी का कुछ अंत नहीं है, पता नहीं कहां तक जाएगा, लेकिन रूपी का जो अब लेवल है वो 70 और 72 के बीच में एक टिकाव में आता हुआ दिखाई दे रहा है. तो जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव मूवमेंट है हर एक वर्ग के लिए, ना कि एक्सपोर्टर्स के लिए, इंपोर्टर्स के लिए, बल्कि मार्केट्स के लिए और एक आम आदमी के लिए भी, क्योंकि जो रूपी है वो हर एक व्यक्ति को इम्पैक्ट करता है अगर उसमें ज्यादातर गिरावट आती है. तो जब ये फंडामेंटल्स और जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमें वापस एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में दिखाई दे रही है, जब हम देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है कंट्रोल में है, रूपी स्टेबलाइज हो रहा है, तो मार्केट्स भी उसी रवैये से कंसोलिडेट कर रही हैं, एक पॉजिटिव धारणा लेके कि जब आगे और रिफॉर्म्स होंगी तो मार्केट्स के लिए आगे बहुत अच्छा स्कोप है आगे वापस एक और रिकॉर्ड बनाने का. आइए एक और ओपिनियन लेते हैं बाजार के आज के प्रदर्शन पर. मार्केट एनालिस्ट विनीता शर्मा मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं. विनीता जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में. विनीता जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल. विनीता जी, आज जो हमने बाजार में तेजी देखी है 0.5% की, वो 3 दिन की गिरावट के बाद आई है, लेकिन हम ये ना भूलें कि उन 3 दिन की गिरावट से पहले 3 दिन तेजी का भी दौर था. इनफैक्ट टू गिव अ फुल पर्सपेक्टिव, पूरा जो नवंबर का महीना है उसमें जैसा हम अभी बात कर रहे थे लगभग 3% बढ़े हैं सेंसेक्स और निफ्टी. सो अभी आपको क्या सिचुएशन दिखाई देती है? क्या पॉजिटिव फैक्टर्स, क्या नेगेटिव फैक्टर्स, और पलड़ा किसका भारी है? आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? देखिए, अभी जिस तरह के मार्केट कंडीशंस है, इट इज लॉट डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ इवेंट्स दैट आर गोइंग टू हैपन गोइंग फॉरवर्ड. सो ऑन द ग्लोबल फ्रंट एज वेल एज कंसिडरिंग इंडिया इन पर्टिकुलर. So if we consider globally, there is G20 meeting which will decide कि इंडिया और चाइना के चाइना यूएस के बीच में क्या टैरिफ यूएस इम्पोज कर सकता है. Secondly, the OPEC meeting is towards the beginning of December. वो OPEC meeting will be very important from considering the crude levels point of view. As in, abhi recently we have seen Saudi Arabia has increased the supply, and which has caused from US also we have seen increased supply of crude, which has caused a fall in the crude prices. So one is G20 meeting, second is your OPEC meeting, and in India we have elections. So there are a lot of event risk in the market. But if we consider the overall earnings trajectory of the companies as a whole, and considering Nifty in particularly,
So we are trading around 17.5 times FY20 forward earnings. विच गिव्स कि मार्केट में एक सेंस है कि लो साइड जो है वो अब शायद यहाँ पर बेस बन सकता है. मे बी आई एम सीइंग सम 10,000 के अराउंड में एक बेस हमारा बन जाना चाहिए. मतलब बॉटम आउट कर रही है मार्केट. लिमिटेड. आप कह रही हैं कि बॉटम आउट कर रही है मार्केट. हाँ, no, I'm saying market should consolidate here because there are a lot of events. So there can be sharp movements which can take Nifty little because there are event risks in the market. MP election hai, then we have the general elections going forward. So there are event risks in the market which will throw some opportunities for us to enter into market and buy good quality stocks. So अगर हम FY20 के earnings पे अगर हम देखें तो अभी हम 17.5 times चल रहे हैं, which is almost like on the average PE multiple. तो अगर 9900 10,000 के अराउंड में this market should form a base and that will be a good opportunity to enter. तो एंटर करने के लिए क्या आपका ब्रॉडली क्या एडवाइस होगी? कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि आगे चलकर अच्छा परफॉर्म करेंगे बाजार में, जो विभिन्न सेक्टर्स हैं? देखिए, सेक्टर्स अगर हम देखें तो लेटली जो कॉर्पोरेट बैंक्स हैं, वो कॉर्पोरेट लेंडर्स इनफैक्ट जो कंपनीज को लेंडिंग करती हैं, रिटेल लेंडिंग नहीं कॉर्पोरेट लेंडिंग करती हैं, तो उनमें काफी गिरावट आ चुकी है और एनपीएज का जो प्रोविजनिंग वगैरह है काफी कुछ हो चुका है. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग सम शार्प टर्न अराउंड इन द कॉर्पोरेट लेंडर्स से आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक. इनकी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर अब स्टेबल होती हुई दिखती है, जो कि पीछे 2-3 सालों से काफी प्रेशर में थी. सेकेंडली, वन सेक्टर जो अभी लेटली काफी टर्न लग रहा है विच इज इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स सेक्टर. तो अभी हम काफी 2-3 सालों से इनमें मूवमेंट नहीं था, टॉप लाइन ग्रोथ नहीं थी. वी वर सीइंग, बट लेटली वी आर सीइंग सम प्राइवेट केपेक्स also happening across the country, and this should boost the top line of these particular companies which are into industrial segment or you can say capital goods segment. अब इसमें टॉप लाइन हम अगर 10 से 15% किसी कंपनी का टॉप लाइन ग्रोथ आता है, इनके मार्जिन्स उनसे ज्यादा बढ़ने चाहिए because we have already seen the commodity prices have, they are at their lows. So going forward we are expecting top line growth in the industrial segment, the capital goods segment, and as well as the margin improvement in this sector. Vinita, we see that the mid-cap index gains 0.3% and small-cap index gaining 0.4%. How significant is that, you think? See, if we consider the mid-cap or the small-cap, I would not say growth has come back into them. If we compare the quarterly result this time, the top line growth for the large cap companies have been reported much ahead of the mid cap companies. Mm-hmm. Secondly, if we see the valuation aspect from the mid cap side, I think जो अभी current fall आ चुकी थी mid cap में, तो lot has been done to the valuation multiple re-rating. जो मिड कैप है, जो लार्ज कैप से 30-50% वैल्यूएशन अपसाइड पे चलती हैं, वो जिस तरीके से अभी करेक्ट करी हैं, तो दे हैव कम बैक टू देयर बेस लेवल. सो वैल्यूएशन गैप जो लार्ज कैप और मिड कैप के बीच में बन गया था, वो आफ्टर दिस करेक्शन हैज बीन नॉर्मलाइज्ड. सो आई डू नॉट सी फर्दर वेरी शार्प fall in mid cap right now, though we are positive more on the large caps because जो भी इंडिया में जो changes आए हैं, be it GST or anything, so all these companies have focused towards the top line growth, and it is very normal assumption कि अगर top line growth आ रही है, sooner or later these companies will large cap companies should post a better profit growth going forward. विनीता जी, आपने अभी कहा कि अनसर्टनिटीज डेफिनेटली हैं, चैलेंजेस हैं आने वाले महीनों में, लेकिन जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो निचले स्तर पर आ गए हैं, 30% से भी अधिक की गिरावट दर्ज करते हुए, रुपए में जो हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं, जैसे हमारे स्टूडियो एक्सपर्ट अभी कह रहे थे, एफआईआईज वापस भारतीय बाजार में लौट आए हैं. मॉर्गन स्टैनली ने डबल अपग्रेड किया है, इमर्जिंग मार्केट्स का अंडरवेट से ओवरवेट कर दिया है. आपको लगता है ये सब फैक्टर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अंडरलाइंग स्ट्रेंथ
आने वाले दिनों में पॉजिटिव ही बनी रहेगी और बाजार में हम एक बॉयंसी की उम्मीद कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बिकॉज मैं जैसे आपको बता रही थी अभी कि हमें जो इस बार की अर्निंग्स आई है इस साल की, और वो काफी डाउनग्रेड करके आ चुकी हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड जितने भी नेगेटिव्स थे मार्केट के, स्पेशली जो ग्रोथ होता है निफ्टी की अर्निंग्स में, उसमें 40% फाइनेंशियल्स का इम्पैक्ट है, because they have a 40% weight in the financial overall the Nifty index. अगर हम फाइनेंशियल्स या कॉर्पोरेट लेंडर्स के प्रॉफिट में ग्रोथ देख रहे हैं तो डेफिनेटली हम निफ्टी के भी अर्निंग्स में ग्रोथ देख रहे हैं। कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ चुके हैं, क्रूड प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। दिस विल हेल्प द मार्जिन इम्प्रूवमेंट ऑफ नॉट ओनली लार्ज कैप्स, ऑल्सो लॉट ऑफ मिड कैप्स, जो प्लस द रूपी। सो रूपी हैज स्टेबलाइज्ड फॉर एक मूवमेंट आई थी जब तेजी रुपए में, वी सॉ अराउंड 74 विच हेल्प द आईटी सेक्टर। नाउ द रूपी इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ बेस which is helping the importers in turn. So I think वही मैं कह रही हूँ आपसे कि डाउनसाइड जो है, डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। So maximum by 10,000 levels, maximum at that level we are seeing the downside. So anybody who is having a 1-year horizon going forward should benefit and should start building their portfolio at this level. बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत चर्चा के लिए। श्रोताओं, ये थी विनीता शर्मा, मार्केट एनालिस्ट, जो बाजार पर हमसे चर्चा कर रही थी। और अब लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया, छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मार्केट पत्र में आपका फिर स्वागत है। रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का। एशियाई बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन के साथ व्यापार समझौते की आशाओं को रद्द कर देने के बाद एशियाई क्षेत्र में जोखिम उठाने की प्रवृत्ति कम हो गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ एक इंटरव्यू में श्री ट्रंप ने कहा कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि वह 1 जनवरी 2019 से शुल्कों को बढ़ाकर 10% से 25% कर देने के अपने पूर्व फैसले में कोई विलंब करेंगे। उनकी यह टिप्पणी अर्जेंटीना के ब्यूनस एयर्स में होने वाले G20 सम्मेलन से चंद दिन पहले आई है, जहां व्यापार वार्ता के लिए उनकी मुलाकात शी चिनपिंग से होने वाली है। जापान का निकेई सूचकांक आज 0.6% और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.8% की बढ़त पर बंद हुए। हालांकि हांगकांग का हैंगसेंग 0.2% गिरकर बंद हुआ। सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.1% का नुकसान दर्ज हुआ और चीन का शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक मामूली गिरावट में रहा। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 0.2% की गिरावट पर था, लेकिन फ्रांस का कैक 1% की बढ़त पर और जर्मनी के डैक्स में मामूली वृद्धि चल रही थी। क्या कहेंगे आप, ये जो विरोधाभास जैसे आ रहे हैं अनुमान की चाइना और यूएस के बीच में क्या प्रोग्रेस होगी टॉक्स को लेकर, या प्रोग्रेस स्टॉल हो गई है? क्या लगता है आपको, क्या आगे आपको दिखाई दे रहा है प्रोस्पेक्ट इस ट्रेड वॉर सिचुएशन का, और कैसे ये अफेक्ट करेगा इकोनॉमीज को और बाजारों को? देखिए, जो प्रोटेक्शनिज्म है वो किसी के भी हित में नहीं है, तो ये बात अब साफ हो चुकी है। क्योंकि अभी जो जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं कि अभी वो उतने ज्यादा हार्ड मेजर्स लेने वाले नहीं हैं। उन्होंने कुछ अपना विचारों में सॉफ्टनेस दिखाई है कि अभी शायद वो जो डिसीजन लेने वाले थे 10% से जो 25% का उन्होंने सोचा था कि वो टैरिफ रेट बढ़ाएंगे, उसके ऊपर वो थोड़ा सा डाइल्यूट होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि आप आइसोलेशन में ग्रो नहीं कर सकते। जो ट्रेड है वो 2 वे है। आप अपने कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, एंड ऑफ द डे आपको किसी ना किसी को तो सप्लाई करना है। अगर फिर आप एक ऐसा रवैया लेके चलते हैं कि दूसरे इकोनॉमी के लिए उसके लिए टैरिफ इंक्रीज करते हैं, तो उसके रिपरकशन जो हैं उसकी तरफ से भी रिटेलिएशन होता है। क्योंकि कोई भी कंट्री एक ऐसा रुख नहीं ले सकता कि कोई भी उसके ऊपर सैंक्शंस लगाता रहे तो वो उसको झेले, लेकिन उसकी तरफ से जो रवैया रहता है तो उस सब के मद्देनजर हर एक इकोनॉमी को अपनी अपनी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इस केस में मैं ये कहूंगा कि जो अमेरिका का जो डिसीजन होगा
कि अभी वो ऐसा डिसीजन ना ले जो नी जर्क रिएक्शन जो 10 से 25% तक लेके जाने का टैरिफ्स को, वो ना कि अमेरिका के हित में बल्कि वो किसी के भी हित में नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड के हित में नहीं है, क्योंकि उससे क्या है जो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म है और बढ़ेगा और दूसरी इकोनॉमीज ऐसे रवैया लेके आ सकती हैं कि उन्होंने भी अपने जो टैरिफ रेट्स हैं उनको आगे इंक्रीज करने का एक ऐसी सोच बनाई है। क्योंकि जो अभी हम ट्रेड देख रहे हैं, जो वर्ल्ड ट्रेड था उसमें ऑलरेडी स्लो डाउन है। अभी जो इस क्वार्टर में अभी आज ही का जो डेटा आया है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो इंडिकेशंस दिए हैं उसके अनुसार जो ट्रेड में स्लो डाउन इस क्वार्टर में और दर्ज की जा रही है, जिससे कि आने वाले टाइम में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखेंगे पीछे के लेमन क्राइसिस के बाद 10 साल में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो वैल्यू एडेड था जीडीपी में, वो ऑलमोस्ट सभी इकोनॉमीज का डिक्लाइन किया है। 2-3 परसेंटेज पॉइंट से सभी इकोनॉमीज जो वैल्यू एडेड उनका जीडीपी में रहता था उसमें डिक्लाइन है, चाहे वो यूएस का इकोनॉमी हो, चाहे वो किसी भी किसी में 1% का, किसी में आधे का, किसी में 2% का, किसी में 3% का डिक्लाइन दर्ज किया गया है। तो ये और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाएंगे तो आप रोजगार नहीं पैदा कर पाएंगे। रोजगार के संसाधन इन इकोनॉमीज को चाहिए, खासकर जैसे डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनका जो डिपेंडेंस है एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, वो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर रहता है, जिसमें से भारत भी एक है। इसीलिए तो हमने जो हमारा जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है उसमें मेक इन इंडिया को ज्यादा प्रोत्साहित किया है, जो कि आने वाले टाइम में हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में काफी एक सहायक सिद्ध होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि प्रोटेक्शनिज्म एक ऐसी मैं उसको कहूंगा कि ये एक पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए एक कैंसर नहीं बनना चाहिए। इसका जो रोकथाम है वो इसी वक्त होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर इस मोड में जाएगा तो वो ग्रो नहीं कर पाएगा। So probably when we say Vasudhaiva Kutumbakam in our country, as a philosophy, it also boils down to trade also, that let us all move together in the interest of the world. Because this is evident from the last so many years that the economies, those who are open significantly, or the degree of openness is high, then the growth rates are also high. You can check from the data that the economy's openness index indicates that the economies where the openness is higher as compared with the other economies, the growth indicators are also in a positive and in a growing trajectory. That is evident that the degree of openness is directly related to the growth parameters. Well, let's hope that the US-China talks soften and for the benefit of the whole world. Well, talking about US, let's talk about the US markets. US markets bounced back yesterday as bargain hunters returned in force after last week's sell-off, and expectations of a flurry of holiday cyber spending drove up shares of retailers. The S&P 500 and the Dow Jones Industrial Average rose about 1.5%, while the Nasdaq advanced more than 2%. An online spending frenzy was expected as retailers tempted customers with a blizzard of discounts and free shipping. Cyber Monday spending is seen reaching an all-time high of $7.8 billion in the United States, according to Adobe Analytics. E-commerce bellwether Amazon.com jumped 5.3%, providing the biggest boost to both the Nasdaq and the S&P retail index, which was up 3.1%. It is said that e-commerce in US is growing at such a rate that it may put malls out of business. A quick comment. Do you think so, Dr. Sharma? Yeah, e-commerce is a very new economics. I would say that after the Lehman crisis, there were three major developments in the global ecosystem. E-commerce, advent of e-commerce, then the growth of bitcoins and protectionism that we already discussed. Right. And e-commerce market globally is now rated at around $33 trillion. $33 trillion is the size of the e-commerce. And majorly the advanced economies are very, very good in the e-commerce system, but the developing economies like India, China and other economies are also participating in e-commerce. China is participating very significantly, but our presence in e-commerce is not that much significant. We are only $20 to $25 billion of the $30 to $33 trillion e-commerce economy. Right. But our projections are very good. We are projected by good institutions that we will be at around $80-90 billion in the next 4-5 years. Because after all, we are the biggest market. Yes. That's why, because we have a good demand. So the e-commerce and the online purchasing is increasing day after day.
So the scope of e-commerce is very good in India. Well, demographic profile will go in our favor in that case. But moving on, still on the U.S. market, the Dow Jones Industrial Average climbed 354 points or 1.5% to end at 24,640. The S&P 500 gained 41 points or 1.6% to close at 2,673. And the Nasdaq Composite added 143 points or 2.1% to 7,082. वापस भारत में लौटते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि सामान्य सेवा केंद्रों सीएससी का लक्ष्य देश भर के 2.5 लाख पंचायतों तक पहुंचना है। आज नई दिल्ली में एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि ये केंद्र जन आंदोलन बनते जा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये केंद्र देश में प्रत्येक डिजिटल सेवा तक पहुंच बनाएंगे। डिजिटल लेनदेन और अन्य कार्यों के मामले में देश में तकनीकी क्रांति की बात कहते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि सामान्य सेवा केंद्र डिजिटल मंचों के जरिए सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्या कहेंगे आप, ये जो 2.5 लाख पंचायतों तक पहुंचने की बात की गई है सामान्य सेवा केंद्रों के दौरान के जरिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है? डिजिटल सर्विसेज कौन कौन सी आपको मेन दिखाई देती हैं जो मुहैया कराई जाएंगी इस मंच के द्वारा? देखिए, जो डिजिटल इकोनॉमी की बात जो लगभग 2-3 साल पहले चली कि डिजिटल इकोनॉमी से हमारे इकोनॉमी में बहुत एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, उसके ऊपर काफी चर्चा हुई, पॉलिसी बनी और सरकार ने उसके लिए काफी प्रयत्न किया कि इसको कैसे हम आगे जाके डिसेमिनेट करें। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती थी कि इसके अवेयरनेस एट द ग्रास रूट लेवल, जो कि अभी आज जो हम सुन रहे हैं कि अब ग्रास रूट लेवल पे जो 2.5 लाख पंचायतों तक जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो डिजिटल सिस्टम्स हैं, उनको ये कॉमन जो सर्विस सेंटर हैं उनके तहत मुहैया करवाए ताकि उनको जो बेनिफिट्स मिलना है वो उनको एक तो अवेयर किया जाए, दूसरा उनको बताया जाए कि इसको कैसे प्रयोग में लेके आना है। सबसे बड़ी बात ये है, हम बात करते हैं कि डिजिटल होना चाहिए, लेकिन उसको प्रयोग में कैसे लेके आए, आप किस किस रवैये से, किस किस यत्न से आप उसको आगे अडॉप्ट कर सकते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात थी जो आज जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं उनके जरिए से जो आगे इसमें जो इसको मुहैया किया जाएगा और इसका जो लाभ मिलेगा, खासकर जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो लोगों को जैसे किस तरीके से आप पेमेंट सिस्टम को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, या फिर आपने किसी का जो भुगतान करना है उसको डिजिटली कैसे किया जा सकता है, और जो आपने जो कहीं पे पैसा भेजना है, किसी आप सखे संबंधी को कुछ पैसा भेजना चाहते हैं तो उसको कैसे डिजिटली आप कैसे फार्मर्स को इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड करना है, मंडी एंड ऑल। राइट, ग्रेट. So we're moving ahead on that. Well, Commerce and Industry Minister Suresh Prabhu today said logistics is a key component and backbone of international and domestic trade. He said this while giving the keynote speech at the curtain raiser on Logix India 2019. Well, global crude oil prices fell today, depressed by record Saudi Arabian production, even as the kingdom tried to persuade other exporters to agree output cuts ahead of an OPEC meeting next week. So Brent crude oil futures fell 70 cents to trade at $59.78 a barrel. US crude oil futures dropped 75 cents to $50.88 a barrel. उधर सोना 31,850 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। चांदी 150 रुपए की गिरावट से 37,300 रुपए प्रति किलो पर आ गई। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। अब आए डॉक्टर शर्मा, हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। And now, before we close, a reminder of the headlines. Sensex climbs 159 points, Nifty gains 57 points, Rupee appreciates 11 paise. Electronics and IT Minister Ravishankar Prasad says the target for common services centers to reach 2.5 lakh panchayats across the country. And Brent crude futures trade below $60 a barrel. And that's all we have for you in this edition of Market Mantra. On behalf of myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Sonu Sood, it's time to bid adieu. Goodbye. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। समझकर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange.
Pocket Monster.